उत्तर प्रशांत महासागर में शोधकर्ताओं का एक समूह ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच और उसके समुद्री जीवन पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पहुंचता है। जब वे एक वीडियो बना रहे होते हैं तभी उन्हें उस शार्क का संकेत मिलता है जिसका वे 1 साल से पीछा कर रहे हैं। वह बहुत तेजी से पास आ रही है, इसलिए 4 गोताखोर सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वे जाल में फंसी एक बेबी व्हेल का शव खोज निकालते हैं। यह दूसरी बार है जब उन्होंने सिर्फ 3 हफ्तों में ऐसा पाया है। जब वे और करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि उसके पेट में प्लास्टिक भरा हुआ है और उस पर काटने का निशान भी है। अचानक एक शार्क प्रकट होती है और क्रिस के पास से तैरती हुई निकल जाती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। क्रिस को एहसास होता है कि यह वही शार्क नहीं है जिसका वे पीछा कर रहे थे, यानी और भी शार्क आ रही हैं। उसका अनुमान सही साबित होता है। जल्द ही वे शार्कों से घिर जाते हैं जो घबराई हुई लगती हैं। क्रिस की पत्नी सोफिया कैमरे पर सब कुछ देख रही होती है और नोटिस करती है कि ये सभी शार्क मादा हैं और बहुत बड़ी हैं। कुछ सेकंड बाद वह शार्क जिसे वे ट्रैक कर रहे थे आखिरकार दिखाई देती है। वे उसे लिलिथ कहते हैं और टीम यह देखकर हैरान रह जाती है कि अब वह 7 मीटर लंबी है, जबकि 3 महीने पहले वह सिर्फ 2.5 मीटर थी। क्रिस को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सोफिया उसे खून का सैंपल लेने के लिए कहती है। डरा हुआ क्रिस लिलिथ की त्वचा में सुई चुभाने की कोशिश करता है, जिससे वह गुस्से में तैरती हुई दूर चली जाती है। डाइवर्स फैसला करते हैं कि अब निकलने का समय आ गया है। हालांकि लिलिथ उनके चारों ओर बहुत तेजी से तैरने लगती है। सोफिया कैमरा खो देती है और अब वह केवल यह सुन सकती है कि उसका पति और उसकी टीम उस गुस्साई शार्क के हाथों मारे जा रहे हैं। एक हताश सोफिया फिर एक हार्पून उठाती है और पानी में कूद जाती है, लेकिन उसके सामने क्रिस का हाथ तैरता हुआ आ जाता है। वह अपनी तलाश जारी रखती है और जल्द ही लिलिथ उसके सामने आ जाती है। शुरुआत में शार्क शांतिपूर्वक तैरती है, लेकिन अचानक वह सोफिया पर हमला कर देती है, जो उस पर हार्पून चला देती है। लिलिथ गुस्से में आकर दूर तैर जाती है, लेकिन सोफिया उस मछली पकड़ने वाले जाल में उलझ जाती है जो लिलिथ के पंख में फंसा हुआ है और वह समुद्र की गहराई में घसीट ली जाती है। जैसे जैसे दबाव उसके कानों को नुकसान पहुंचाता है, सोफिया जाल काटने के लिए चाकू निकालती है। अब वह वापस सतह की ओर तैर सकती है। 3 साल बाद पेरिस में 2 लड़के नदी में मैग्नेट फिशिंग कर रहे होते हैं, जब अचानक उन्हें एक बम मिल जाता है। पुलिस जल्दी ही पहुंच जाती है और प्रेस भी आ जाती है, लेकिन शुक्र है कि बम अब काम नहीं कर रहा है। अधिकारी ओडेल रिपोर्टरों को बताते हैं कि नदी में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने गोले मिलना बहुत आम है, लेकिन अब तक उन्होंने कोई परेशानी नहीं की है। इसी बीच सोफिया एक एक्वेरियम में काम कर रही है। वह बच्चों के एक समूह को समुद्री जीवन बचाने की अहमियत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे केवल इस बात के लिए चिढ़ाते हैं कि वह शार्क के हमले में अपनी पूरी टीम खो बैठी थी। गिल्ट में डूबी हुई सोफिया बहुत परेशान होकर एक्वेरियम से बाहर चली जाती है। इसी समय मिका उसके पास आती है और लिलिथ के ट्रैकर का जिक्र करती है। इसके बाद मिका सोफिया को अपने समुद्र संरक्षण समूह SOS में ले जाती है। हर सदस्य सोफिया के काम का बड़ा प्रशंसक है और उसकी रिसर्च का इस्तेमाल शार्क की सुरक्षा के लिए कर रहा है। सोफिया की मुलाकात मिका की गर्लफ्रेंड बेन से कराई जाती है, जो अपने कंप्यूटर से लिलिथ के बीकन को ट्रैक करती है। हैरान सोफिया कहती है कि यह असंभव है क्योंकि उसके सर्वर सुरक्षित हैं, लेकिन बेन समझाती है कि आजकल वह सब कुछ एक्सेस कर सकती है और लिलिथ पिछले 3 दिनों से पेरिस की सीन नदी में है। शार्क को मीठे पानी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए यह साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण उनके व्यवहार को बदल सकते हैं। मिका सोचती है कि लिलिथ बस खो गई है और जीवित रहने की कोशिश कर रही है, इसलिए आज रात वह उसके साथ संवाद करने के लिए डुबकी लगाएगी, इस उम्मीद में कि वह उसकी मदद कर सके ताकि वह फिर से समुद्र तक पहुंच सके। पुल पर भी एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक कार पानी में गिर गई और ड्राइवर लापता है। मिका चाहती है कि सोफिया भी साथ चले, लेकिन सोफिया को यह विचार हास्यास्पद लगता है और वह चली जाती है। घर पर सोफिया लिलिथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, इसलिए वह अपनी पुरानी जांच उपकरण निकालती है और क्रिस और अपनी टीम के वीडियो देखते हुए रोने लगती है। जब क्लिप में लिलिथ दिखाई देती है तो सोफिया टूट जाती है और आखिरकार बीकन ट्रैकर खोलती है, जो पुष्टि करता है कि मिका की कहानी सच है। उस रात मिका और बेन नदी में नाव चलाते हैं जब तक वे पुल तक नहीं पहुंच जाते। मिका पानी में कूद जाती है, लेकिन प्रदूषण के कारण उसे देखना मुश्किल होता है। जब वह कार के पास पहुंचती है तो उसे कई जगह काटने के निशान दिखाई देते हैं। सतह पर बेन पुलिस के आने की आवाज सुनता है और मिका को चेतावनी देने के लिए रस्सी खींचता है। हालांकि मिका जांच जारी रखना चाहती है, इसलिए वह रस्सी को अलग कर देती है। उसी समय मिका कार के पास कुछ बहुत बड़ा तैरता हुआ देखती है, लेकिन जब वह टॉर्च से उस इलाके में खोजती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ऊपर पुलिस की सायरन सुनकर वह सतह पर लौटने का फैसला करती है। बेन पहले ही भाग चुका होता है, इसलिए केवल मिका ही गिरफ्तार होती है। पुलिस की नाव पर मिका ओडेल को बताती है कि वह नदी की सफाई कर रही थी, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता। स्टेशन जाते समय पुलिस वाले कुछ बेघर लोगों को याद दिलाने के लिए रुकते हैं कि शहर इस इलाके को ट्रायथलॉन के लिए खाली करवाना चाहता है। जब तक सोफिया पुल पर पहुंचती है तब तक वहां सब जा चुके होते हैं, लेकिन उसका ट्रैकर अभी भी इलाके में लिलिथ का पता लगाता है। वह बीकन का पीछा करती है और बेघर लोगों के कैंप तक पहुंचती है, लेकिन वहां उनका कुत्ता छोड़कर सब खाली है। वह छोटा सा कुत्ता लगातार नदी की ओर देखता रहता है और गुर्राता है। अंधेरे में वे पुल के नीचे शार्क का पंख नहीं देख पाते। अगली सुबह ओडेल मिका से पूछताछ करता रहता है जब तक कि वह उसे शार्क के बारे में नहीं बता देती। ओडेल उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी एक और पुलिस वाला आपातकाल की बात कहकर उसे बीच में ही रोक देता है। नदी के पास सोफिया अभी भी लिलिथ को ट्रैक कर रही है और देखती है कि वह पास ही है।
इसलिए वह एक बच्चे को पानी से दूर जाने की चेतावनी देती है। उसी समय उसे पुलिस का फोन आता है और उसे ओडेल और मिका के पास ले जाया जाता है, जो नदी के पास ही है। पता चलता है कि उन्होंने एक आवारा व्यक्ति की लाश पाई है, जिसे बुरी तरह नोच कर मार डाला गया था। चोटों को देखकर सोफिया पुष्टि करती है कि यह शार्क ने किया है। वे यह जानकारी चीफ एंजेल के पास ले जाते हैं, जो यह मानने को तैयार नहीं कि नदी में शार्क हो सकती है और पहले सबूत चाहता है। ओडेल और उनकी टीम सबूत के लिए डाइविंग करने का फैसला करती है और सोफिया अपने ट्रैकर के साथ उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए उनके साथ जाती है। 3 अधिकारी पानी में कूदते हैं और एक विशाल मरी हुई मछली पाते हैं, जिस पर बड़े काटने के निशान हैं। मीका जमीन पर समूह का पीछा कर रही है और सोचती है कि वे शार्क को मारने जा रहे हैं, इसलिए वह बेन को कॉल करती है और उससे बीकन को हैक करके उसे निष्क्रिय करने के लिए कहती है। बेन सफल हो जाता है और जल्द ही सोफिया और पुलिसकर्मी सिग्नल खो देते हैं। पानी के नीचे अधिकारी अपने चारों ओर अंधेरे में कुछ तैरता हुआ देखते हैं। ओडेल देखता है कि रस्सी तन रही है, तो वह और सोफिया तुरंत क्रू को नाव पर वापस लाने के लिए खींचना शुरू कर देते हैं। गोताखोर बताते हैं कि उन्होंने नीचे कुछ बड़ा देखा और ओडेल से सोनार जांचने को कहते हैं, जो पुष्टि करता है कि लिलिथ नदी में है। अब ओडेल सोचता है कि सोफिया ने बीकन बंद कर दिया और टीम को खतरे में डालने के लिए उसी को दोषी ठहराता है। जब उसकी नाक से खून बहने लगता है तो सोफिया नाव छोड़ देती है और पास में मीका को देखती है। वह उसके पीछे ऑफिस तक जाती है और दोनों में जो हुआ उसके बारे में बहस होती है। मीका जोर देती है कि शार्क बिना वजह हमला नहीं करती और जो क्रिस के साथ हुआ वह सोफिया की गलती थी। इससे सोफिया आहत हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। पुलिस स्टेशन में ओडेल एंजेल से कहता है कि उन्हें नदी के इलाके को बंद करना होगा, जिसके लिए ओलंपिक ट्रायथलॉन रद्द करना पड़ेगा। एंजेल को मेयर की प्रतिक्रिया की चिंता होती है। ओडेल सोफिया को ऑनलाइन खोजता है और उसका जलवायु परिवर्तन पर दिया गया भाषण देखता है। वह यह भी पता लगाता है कि क्रिस और उसकी टीम के साथ क्या हुआ था। इससे उसे सेना में रहते हुए युद्ध के दौरान खोए अपने सभी दोस्तों की याद आ जाती है। इसी बीच मीका सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करती है ताकि दुनिया को नदी में शार्क के बारे में बता सके। वह समझाती है कि लिलिथ के व्यवहार पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है और वह मरने की हकदार नहीं है, इसलिए सबको मिलकर उसे बचाना चाहिए। वीडियो देखने के बाद सोफिया बीकन की जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रहा है। काम से बाहर निकलते समय ओडेल सोफिया के पास आता है और गलत शुरुआत के लिए माफी मांगता है। वह उससे यह भी कहता है कि वह मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में आए। मेयर के कार्यालय में एंजेल, ओटो और सोफिया यह समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है। हालांकि मेयर पहले ही बहुत पैसा खर्च कर चुकी है और प्रेस के सामने खराब दिखना नहीं चाहती, इसलिए वह कुछ भी रद्द करने से इनकार करती है और पुलिस को आदेश देती है कि वे कार्यक्रम शुरू होने से पहले शार्क से निपट लें। इसके बाद सोफिया अधिकारियों से कहती है कि उनका सबसे अच्छा मौका है लिलिथ को पुलों तक लुभाना और उसे बेहोश करना। फिर वे उसे पकड़ सकते हैं और ओशनोग्राफिक संस्थान आगे जिम्मेदारी लेगा। सोफिया उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें बताया गया है कि जैसे ही वे लिलिथ को बेहोश करें, उनके पास उसे तैयार करने के लिए कुछ मिनट होंगे, वरना वह दम घुटने से मर जाएगी। इसी समय बेन आता है और उन्हें बताता है कि लिलिथ सीवेज जलाशयों के पास की कैटाकॉम्ब्स में है। वह यह भी बताती है कि वह यहाँ बिना मीका को बताए आई है, जिसे लगता है कि लिलिथ को सोनार की मदद से मार्गदर्शित किया जा सकता है। बेन सोफिया के कंप्यूटर में ट्रैकर को फिर से सक्रिय करता है और उन्हें नहर के नीचे एक पुराने एक्सेस टनल को दिखाता है जो नदी को कैटाकॉम्ब्स से जोड़ता है। सोफिया और पुलिसकर्मी नाव का इस्तेमाल करके पुराने एक्सेस टनल तक पहुंचते हैं, लेकिन टनल बहुत संकरी होने के कारण उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। कार्यकर्ता पहले से ही वहां मौजूद हैं और बेन मीका को डुबकी लगाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। मीका पुलिस के पहुंचने और सबको बाहर निकालने से ठीक पहले सोनार के साथ पानी में कूद जाती है। हालांकि मीका हार मानने से इनकार कर देती है और सभी को वहीं रुकने के लिए कहती है। इसी समय पानी में एक बड़ा पंख दिखाई देता है और मीका के चारों ओर घूमने लगता है। सभी के हैरान रह जाने पर जल्द ही एक दूसरा पंख भी उनके साथ आ जाता है। आकार को देखकर लगता है कि लिलिथ ने बच्चे को जन्म दिया है। बेबी शार्क मीका के पास आता है और वह सोफिया की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसे कुत्ते की तरह सहलाती है। अचानक पंख गायब हो जाते हैं और सोफिया को लगता है कि वे हमला करने वाले हैं। फिर भी मीका अब भी हिलने से इनकार करती है। ओटो पानी में कूद जाता है और मीका को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ पर काट लेती है और तैरकर दूर चली जाती है। इसके बाद लिलिथ पानी से बाहर कूदती है और सिर्फ एक ही काट में मीका को खा जाती है। शार्क के आकार के कारण एक बड़ी लहर उठती है, जिससे कई लोग पानी में गिर जाते हैं। सोफिया के आश्चर्य के लिए लिलिथ अपने बच्चे को मारने के लिए उसे काट लेती है, शायद इंसानी गंध की वजह से। एक और अधिकारी की मदद से ओटो पानी से बाहर निकल जाता है और पुलिस भीड़ को सुरंग से बाहर निकालने लगती है। हालांकि लोग फिसलते और गिरते रहते हैं, इसलिए लिलिथ जितने लोगों तक पहुंच सकती है उन सभी को मार देती है। बेन गलती से पानी में गिर जाती है और ओटो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भागने की कोशिश में एक और व्यक्ति उसे नीचे धकेल देता है और अंत में बेन भी मारी जाती है। जिन कार्यकर्ताओं को वे बचाने में कामयाब होते हैं उनमें से कई के अंग गायब हैं और गुस्से में ओटो गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी सारी गोलियां चूक जाती हैं। जब एक अधिकारी और लोगों की मदद के लिए झुकता है तो घबराए हुए पीड़ित गलती से उसे पानी में खींच लेते हैं। उसके साथी उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिलिथ ज्यादा ताकतवर है और जल्दी उसे वापस खींचकर खाने लगती है। सुरंग में भागती भीड़ एक दूसरे पर चढ़ जाती है। कई लोग डूब जाते हैं क्योंकि पीड़ित उनके ऊपर से गुजरते हैं। कुछ ही पलों बाद डॉक्टर और नर्सें काम के बोझ से दब जाती हैं क्योंकि सभी पीड़ितों को अस्पताल लाया जाता है।
सोफिया खुद को हुई घटना के लिए दोषी मानती है, लेकिन ओटो उसे आश्वस्त करता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। बेबी शार्क का शव पानी से निकाला जाता है और सोफिया उसे एक लैब में अध्ययन करने का मौका पाती है। वह सभी उत्परिवर्तन देखती है जो यह पुष्टि करते हैं कि वह ताजे पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो चुकी है। सोफिया यह भी पुष्टि करती है कि बेबी मादा है और जब वह उसका पेट काटती है तो उसे उसमें कई और बच्चे मिलते हैं। ये समझ में नहीं आता क्योंकि यह शार्क सिर्फ 1 महीने से थोड़ी बड़ी है। वह निष्कर्ष निकालती है कि उत्परिवर्तन लिलिथ और उसकी संतानों को पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करने की अनुमति दे रहे हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के अंडे से बच्चा विकसित हो सकता है। इसका मतलब है कि लिलिथ एक नई प्रजाति की पहली सदस्य है और अगर वे उसे खत्म नहीं करते तो वह अपने जैसी और भी बनाती रहेगी। अगली बार जब टीम मेयर से मिलती है तो वह 12 मौतों की शिकायत करती है। सेना का एक आदमी कहता है कि उन्हें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी और वे समझाते हैं कि उन्होंने मेयर को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन वह दावा करती है कि उन्होंने उसे पर्याप्त जानकारी नहीं दी। सोफिया चाहती है कि वह प्रेस को सच बताए और कार्यक्रम रद्द कर दे। हालांकि मेयर उसे बाहर निकाल देती है और अपनी टीम से कहती है कि इस बात को दबा दें। दोपहर में जब मेयर टीवी पर आती है तो वह कहती है कि नदी में शार्क की कहानियां झूठ हैं और ट्रायथलॉन अभी भी आयोजित किया जाएगा। एक बार में सोफिया और ओट्टो इस स्थिति से परेशान है। सोफिया ओट्टो से पूछती है कि उसने सेना क्यों छोड़ी, तो वह बताता है कि एक बचाव मिशन के दौरान वह घबरा गया और अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया। वह फिर से कायर नहीं बनना चाहता, इसलिए सोफिया एक आइडिया साझा करती है। यह आधिकारिक तौर पर नहीं होगा, लेकिन कुछ अधिकारी फिर भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 बम विशेषज्ञों की मदद से वे क्रिप्ट में घोंसले को ढूंढेंगे और उसे उड़ा देंगे। उन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि बम से क्रिप्ट गिराने से पहले उनके पास तैरकर भागने के लिए केवल 3 मिनट होंगे। कुछ समय बाद नदी के पास का इलाका कार्यक्रम के लिए पर्यटकों से भर जाता है और कई सैनिकों को पानी पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। 2 अधिकारियों को नाव से समर्थन देना था, लेकिन सैनिक उन्हें क्रिप्ट के पास नाव ले जाने नहीं देते क्योंकि नदी को बंद कर दिया गया है। चूंकि एंजेल मेयर की सुरक्षा टीम का हिस्सा है, वह सैनिकों से कहती है कि उसके लोगों को भी ऑपरेशन का हिस्सा बताकर जाने दे। इसी बीच ओट्टो और सोफिया गोता लगाते हैं और घोंसले की तलाश करते हैं। जब वे एक फ्लेयर जलाते हैं तो उन्हें अपने ऊपर दर्जनों बेबी शार्क्स दिखाई देती है। शार्क्स में से एक उनकी ओर तैरती है, लेकिन वे उससे बचने के लिए रास्ता बदल लेते हैं। सतह पर मेयर कार्यक्रम शुरू करता है और सभी प्रतियोगी तैराकी प्रतियोगिता के लिए पानी में कूद जाते हैं। जब बम विशेषज्ञ विस्फोटक लगाते हैं, सोफिया लिलिथ को आकर्षित करने के लिए सोनार सेट करती है, लेकिन वह नहीं आती। अचानक बेबी शार्क्स बम विशेषज्ञों में से एक पर हमला कर देती है, उसे कुछ ही सेकंड में मार डालती हैं और उसके हाथ से डेटोनेटर गिर जाता है। सोफिया दूसरों से कहती है कि साथ रहें और हिले नहीं, लेकिन दूसरा विशेषज्ञ डेटोनेटर लेने के लिए आगे तैरने का फैसला करता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, शार्क्स उसे घेर लेती है और उसे भी खा जाती है। सिर्फ 3 मिनट में बच निकलने का समय बचा है। सोफिया ओट्टो को पकड़ती है और दूर तैरने के लिए एक प्रोपेलर चालू कर देती है। बम उनके पीछे फटता है, जिससे सभी बेबी शार्क्स मर जाती हैं। नाव पर मौजूद पुलिसकर्मी पानी के फव्वारे को देखते हैं और उसकी ओर नाव ले जाते हैं। वे सोफिया और ओट्टो को जिंदा लौटते देखकर राहत महसूस करते हैं। हालांकि ओट्टो घायल है। जब अधिकारी ओट्टो की देखभाल कर रहे होते हैं, सोफिया फिर से पानी में कूदती है और लिलिथ को देखकर चौंक जाती है, जो विस्फोट से बच गई थी। सोफिया तुरंत सतह पर लौटती है और दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिथ नाव को टक्कर मारती है और उसे हवा में उड़ा देती है। सभी पुलिसकर्मी पानी में गिर जाते हैं और लिलिथ उन्हें एक एक कर खा जाती है, सिवाय ओट्टो के, जो सोफिया से फिर मिल जाता है और दोनों मिलकर नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद लिलिथ तैराकों के पास पहुंचती है और उन्हें भी मारना शुरू कर देती है, जिससे नदी का पानी लाल हो जाता है। भीड़ को तब तक पता नहीं चलता जब तक लिलिथ एक तैराक को अपने मुंह में दबोचकर बाहर नहीं कूदती। प्रतियोगी जितनी तेजी से हो सके तैरकर भागने लगते हैं, जबकि सैन्य नौकाएं गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन लिलिथ का उत्परिवर्तन उसे इतना तेज बना चुका है कि वह सभी गोलियों से बच जाती है। एंजेल और ओट्टो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि नदी में पुराने बम के खोल भरे हुए हैं। हालांकि उनकी बात कोई नहीं सुनता। जब भीड़ घबराकर भागने लगती है, तभी एक और पुलिसकर्मी एक नई नाव में आकर आखिरकार ओट्टो और सोफिया को बचा लेता है। सैनिक पुल की ओर दौड़ते हैं ताकि गोलीबारी जारी रख सकें, और जैसा कि अंदेशा था, वे एक बम के खोल पर निशाना साध देते हैं। यह बम फटता है और केवल पानी का एक छोटा सा फव्वारा बनता है, लेकिन इससे एक श्रृंखला बन जाती है जिससे बाकी बम भी फटने लगते हैं। इस विस्फोट का असर इतना बड़ा होता है कि 2 पुल गिर जाते हैं और यहाँ तक कि सड़क पर मौजूद मैनहोल के ढक्कन भी उड़ जाते हैं। जब भीड़ भागती रहती है तो वे गलती से और लोगों को पानी में धकेल देते हैं। इस विस्फोट से एक विशाल सुनामी भी बनती है, जो नदी के ऊपर उठती है और तेजी से शहर को डुबो देती है। कई लोग, जिनमें मेयर भी शामिल हैं, नदी में गिर जाते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। सोफिया तेजी से तैरकर ओट्टो को बचाती है और उसे एक डूब चुकी इमारत की छत पर खींच ले जाती है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि वे शार्कों से घिरे हुए हैं। नदी के कई अन्य जल स्रोतों से जुड़ने के कारण लिलिथ और उसकी संतानें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और सभी प्रमुख शहरों में आतंक मचाने लगती हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।